नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने पूरे विपक्ष की जो आलोचना की, साथ ही साथ दक्षिण से लेकर के पश्चिम तक हर जगह जो विपक्ष की राजनीति है उस पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने आम आदमी पार्टी से सवाल करते हुए कहा कि ये दिल्ली में एक है, पंजाब में अलग है, ये किस तरह की राजनीति है। उन्होंने भ्रष्टाचार का गठबंधन इसे करार दिया, उन्होंने ठगबंधन कहा और दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली पर भी वो जोरदार तरीके से बरसे। कुल मिलाकर देखा जाए तो नायब सैनी ने विपक्ष में एक तरीके से सबको लपेटा, सब पर एक एक करके निशाना साधा और बताया कि किस तरीके से जो पहले एक दूसरे के खिलाफ थे एक साथ खड़े हो गए हैं, एक मंच पर आ गए हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ एक है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ रहा है और इसके मायने क्या हो तो समझेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के समय हुई गिरफ्तारी पर एक तरफ इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर प्रहार बता रही है। नेता लगातार रैलियों से भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल पर हमलावर हैं और लगातार राजनीतिक वार कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी भी केजरीवाल पर हमलावर दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले को लेकर तंज कसते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे आज वो खुद इसमें फंस गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तो केजरीवाल से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। केजरीवाल साहब कि अगर आरोप भी लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनकी वीडियोज पड़ी हैं, वे भ्रष्टाचार करने के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। वे कट्टर बेईमान तो बन ही गए, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारियों और कट्टर घोटालेबाजों के साथ वो जाकर के खड़े हो गए कि अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी को बता दे। ईडी कोई कुछ थोड़ी कहेगी। वो बार बार नोटिस ईडी भेज रही है और वो लेने के लिए तैयार नहीं। स्थिति तो वो बन गई कि कबूतर ने बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर ली। मुख्यमंत्री नायब सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल से लगाकर इंडिया गठबंधन पर भी खूब प्रहार किया। उन्होंने कहा, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारे का दृश्य देखा है, जिसमें घमंडिया गठबंधन के लोग अपने भ्रष्टाचार को उचित ठहराने में जुटे थे। ऐसा लग रहा है ये घोटालेबाजों की बारात है। उन्होंने देश को पहले भी लूटा और आगे भी लूटना चाहते हैं। घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहां पर किया और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनको 3 बार अदालत में पेश किया गया, लेकिन लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ती गई है। अब की बार उनको 15 अप्रैल तक तिहाड़ में भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल की अगली पेशी पर क्या होता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से, पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। कुर्सियां कई बार बदल जाती हैं, इधर से उधर हो जाती हैं, लेकिन बात जो है वो तरीके से आनी चाहिए। मुझे तो एक बार पढ़ते हुए मैं अटक भी गया था, लेकिन चलिए ठीक है, विषय पर आते हैं। सबसे पहले नरेश भाई आपसे शुरू करता हूं मैं। जो कहते थे कि आरोप लगते ही त्यागपत्र होना चाहिए, वो जेल जाकर भी कुर्सी पर विराजमान हैं। ये सीधा सीधा निशाना भी है, आरोप भी है और हमला भी है।
आम आदमी पार्टी पर, मुख्यमंत्री का? नमस्कार सभी साथियों को, मेरे सीनियर साथी भी है, मेरे साथी सहयोगी भी रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत नमस्कार जी। आपने जवाब कहा कि इस्तीफा परिवार को क्यों इस्तीफा देना चाहिए, जनता ने चुने हुए, जनता को अधिकार है। केजरीवाल जी ने खुद कहा हम जनता के बीच गए और जनता ने खुद हमको कहा कि आप जब केजरीवाल जी को अगर ये अंदर भी करते हैं तो उसके लिए जनता हम तो सरकार जेल से चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेल से कई प्रावधान ऐसा है कि हम जेल से सरकार नहीं चला सकते, तो जिसको डर लग रहा है विपक्ष के अंदर उनको डरता रहने दो। और आज संजय सिंह का खुद देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को आकर खुद कहना पड़ा कि जो ये अब इससे आ रही है कि जो सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि आपके पास एक पैसा रिकवरी नहीं हुआ, कहीं उसका कहीं वैलिडेशन दिखाइए कि आपके पास कोई पैसा रिकवरी के लिए कहीं भी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि अगर हमने एक्शन लिया, स्ट्रिक्टली एक्शन लिया, तो ये केस कहीं भी नहीं टिकेगा और इसके लिए आपको जवाब नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। कहते हैं ना एनओसी, आपके पास शायद गाड़ी के लिए भी बेचते हो, सेल परचेज करते हो तो एनओसी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही शायद एनओसी की जरूरत आपको ईडी को सावधान रहना, क्योंकि ईडी देश के लिए खराब है और ईडी देश के लिए खराब है। क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए जो भ्रष्टाचार के लिए बात करते थे, जब इनके पास वो भ्रष्टाचारी आ जाते हैं तो इनके लिए खतरनाक नहीं होती ऐसे ईडी वाले। नरेश भाई, मैं फिर से वो आरोप दोहराता हूं। वो कह रहे हैं कि आप लोग ये कहा करते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए, ये तो आप कहते थे ना, या नहीं कहते थे? कहते थे। नहीं, सुन लीजिए, आप आरोप लगते, आरोप साबित हो जाने दीजिए, या वैसे ही जेल में डाल दो। तो दूसरों से क्यों इस्तीफे मांगते थे आप लोग आरोप लगने पे? आपको सुनिए सफाई तो देनी पड़ेगी ना। आप आरोप करके किसी को भी उठा के पूरे देश के अंदर किसी को भी जो, मैं अगर उस लिस्ट को पढ़ने बैठा जिन पर आपने आरोप लगाए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, तो आधा घंटा निकल जाएगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं आधा घंटा की, आप 1 घंटा भी लगाइए, हम तो तैयार है उसके जवाब देने के लिए। आपके माध्यम से जवाब देंगे और सारी बातों के लिए तो देश की डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, ये डेमोक्रेसी इक्वलिटी होनी चाहिए। पहली बात, आरोप किसने लगाए? राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। क्या मोदी जी ने कहा, क्या केजरीवाल जी ने कहा, क्या राहुल गांधी ने कहा देश के लिए भला होना चाहिए, देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसी कहने से देश चलना चाहिए, हमारा देश की तरक्की होनी चाहिए। अगर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की आप बात कर रहे हो तो उसके लिए बहुत कुछ मोदी जी कहते हैं हमने देश के लिए, देश को कर्जदार बनाने के लिए भी उन्होंने। चलिए नरेश भाई, ठीक है, बात आ गई आपकी, मैं समझ गया। आगे फिर आता हूं, पंकज बेनीवाल के पास चलते हैं। पंकज जी, मुझे एक बात बताएं भाई, मुख्यमंत्री जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये टाइमिंग जो है, एक तो आम आदमी पार्टी साफ कह रही है पॉलिटिकल वेंडेटा है भाई, सीधा सीधा राजनीतिक प्रतिशोध जो है वो लिया जा रहा है, बदले की भावना से काम हो रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री के आरोपों में कितना दम है? वरुण भाई, आपको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए वरुण भाई, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मोदी जी हैं, नायब सैनी जी हैं या मनोहर लाल जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा सरकार की, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ देश से। लेकिन ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर के एक मंच पर बैठ के कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। अब ये नरेश शर्मा जी कह रहे थे कि हमने तो जनता से पूछा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें या ना दें। अरे भैया, मनीष सिसोदिया का आप लोगों ने इस्तीफा लिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया, उस टाइम पे आपने जनता से क्यों नहीं पूछा? क्या वो ठीक काम नहीं कर रहे थे? क्या जनता की आवाज नहीं थे? आज आप लोग, आपके अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे कि सोनिया गांधी पर ईडी की, सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए, इंटेरोगेशन होना चाहिए, जेल के अंदर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज आप उन सब चीजों को भूल गए हैं, दरकिनार कर दिया है। आप लोग कहते थे फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, आज आप पर तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जेल के अंदर आप हो गए हैं, अंदर पहुंच गए हैं और नो सम्मन आप पर चले। पहला सम्मन ये राजनीतिक नहीं है, ईडी सीबीआई अपना काम अच्छे तरीके से कर रही थी, स्वतंत्रता से काम कर रही थी। ये मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो बचेंगे नहीं, चाहे आप किसी भी पद पर बैठे हों, संवैधानिक पद पर हो, पर संवैधानिक पद पर बैठकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश हरियाणा की जनता को, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं कोर्ट की अवहेलना कर देता हूं, मैं ईडी सीबीआई की अवहेलना कर देता हूं, मैं नो सम्मन पर नहीं जाऊंगा। ये किस तरीके का आप आज माइंडसेट लोगों का करना चाह रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले रामलीला मैदान से आज भ्रष्टाचारियों के साथ रामलीला मैदान के अंदर खड़े हैं।
वहीं पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल हुकार लगाते थे अन्ना हजारे जी के साथ। अन्ना हजारे जी इनके गुरु हुआ करते थे। और आज वरुण जी गुरु कौन है? लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के लोग, वामपंथी पार्टी के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग, जिनको बीजी भर कर गालियां दी हैं, जिनको ये लोग कहते थे सनातन धर्म के खिलाफ है, ये लोग भ्रष्टाचारियों के जनक हैं, जनक कहा जाता था कांग्रेस पार्टी को। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इल्लू इल्लू खेल रहे हैं और पंजाब के अंदर कहते हैं हम आपके हैं कौन। अरे किस टाइप की राजनीति आज आप देश की जनता के सामने कर रहे हैं। देश की जनता वरुण की सारी चीज जान चुकी है, सब देख चुकी है कि किस तरीके से ये सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए ये लोग आज आमदा हैं। मैं नरेश शर्मा जी से फिर एक सवाल पूछूंगा कि ये जरूर बताएं सत्येंद्र जैन का और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया गया था और आज किस बिना पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। वहां पर क्या शिक्षा मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे थे? क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे थे? ये भी जवाब नरेश शर्मा जी आपको देना पड़ेगा, जनता जानना चाहती है। ठीक। जिन जिन पार्टियों के साथ आज आप खड़े हैं, समाजवादी पार्टी है, डीएमके पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, वामपंथी पार्टी, ये सारी की सारी भ्रष्टाचार की जनक पार्टियां आपके ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आपके ही अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे पास 100 पेजों की चिट्ठी है शीला दीक्षित के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ। अजी कहां गई वो चिट्ठियां आज? कहां गए वो फाइल के वादे आज? आज कौन सी मजबूरी ऐसी आपके सामने आ पड़ी कि आज आप इन भ्रष्टाचारियों के साथ आप मिलकर के भ्रष्टाचार करके, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के आज काम कर रहे हैं? ठीक है। 12 साल के अंदर ये कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। 12 साल में कब पंकज भाई ठीक है, ठीक है, बेचने लगे, कब से क्रांतिकारी से कांडकारी हो गए? ठीक है पंकज भाई, आता हूं दोबारा आता हूं। 12 साल का सफर है। ठीक है वरुण भाई एक बात का जवाब दूंगा। एक मिनट आऊंगा, मैं जरा विद्रोही जी के पास चलता हूँ, ओंकार जी के पास तब आऊंगा जब वो अपना उनका पपीता या खरबूजा खत्म हो जाएगा, तब आता हूं उनके पास। तब तक मैं विद्रोही जी के पास चलता हूँ। विद्रोही जी, राजनीति देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलती है, ये तो मानना पड़ेगा। संयोग से 31 तारीख को शीला दीक्षित जी की जन्म जयंती थी और जब दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी नेता इकट्ठे हुए थे, नायब सैनी खुलकर वो बरसे भी हैं, उन्होंने हमला भी किया है। भ्रष्टाचार उसको लेकर के तो आरोप लगाए, लेकिन सारे एक साथ मंच पर खड़े हैं, इसको लेकर भी टिप्पणियां खूब हुई। वरुण जी, आपको, भाई ओंकार जी को, भाई नरेश शर्मा जी को, भाई पंकज बेनीवाल जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आदरणीय नायब सैनी जी ने व्यापक परिप्रेक्ष्य में आरोप लगाए हैं, तो मैं उनका जवाब भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में दूंगा। हम भाजपा नेताओं की तरह न तो असंगत आरोप लगाते हैं और न हमें भूलने की बीमारी है। लगता है भाजपा नेताओं को भूलने की बीमारी है। वो क्यों है बीमारी? मैं 2014 से शुरू करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी अरुणाचल सरकार को भ्रष्ट बताकर वोट मांगी थी। सत्ता में आते ही क्या किया? उसी कांग्रेस की पूरी भ्रष्ट सरकार को भाजपा में शामिल कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छा संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बाकायदा एक बुकलेट जारी की थी भ्रष्टाचार की, और फिर जब विधानसभा चुनाव हुए वहां 16 के अंदर उनको अपने अंदर शामिल भी कर लिया और अब उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया। इसी प्रधानमंत्री जी ने तृणमूल कांग्रेस के बहुत से नेताओं पर आरोप लगाए थे भाजपा ने, और शुभेंदु अधिकारी तो ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए थे। आज वो शुभेंदु अधिकारी भाजपा का प्रतिपक्ष का नेता है। इसी भाजपा ने हरियाणा पाजा हुआ राव इंद्रजीत के खिलाफ, जो वो रक्षा राज्य मंत्री थे, उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय की जमीन बंबई में बेच दी। आरोप ही नहीं लगाया, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और जब 2014 में इनकी सरकार बन गई, वो उनके यहां मंत्री बन गए, वो सारे आरोप हवाई हो गए। इसी भाजपा ने श्री नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा था। ईडी सीबीआई की आज भी जांच चल रही है, अब बंद हो जाएगी। आज वो भाजपा के कुरुक्षेत्र से सांसद है। इसी भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई पर ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। केस चला, राज्यसभा में वोट चाहिए थी, रातों रात सारे आरोप वापिस हो गए और कोर्ट से पाक साफ कर आज वो भाजपा में है।
इसी भाजपा ने धर्मवीर पर, रमेश कौशिक पर प्रॉपर्टी डीलिंग के आरोप लगाए थे कि ये हुड्डा के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, गुड़गांव में लूटते हैं। वो दोनों भाजपा के सांसद हैं। इसी भाजपा के नेता आदरणीय मोदी जी ने 70,000 करोड़ रुपए की लूट का आरोप अजीत पवार पर लगाया था। आज अजीत पवार उनके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। इसी भाजपा ने 840 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप विमान मंत्री के रूप में प्रफुल्ल पटेल पर लगाए थे। अब इसी भाजपा ने 19 मार्च को इसी सीबीआई ने वो सारे आरोप वापस ले लिए। इसी भाजपा ने छगन भुजबल को ईडी के कारण जेल में भेजा और जब मुकदमा चलने का समय आया बोला फाइल गायब हो गई। इसी भाजपा ने इसी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन सहित सारे शिवसेना के लोगों पर ईडी सीबीआई के छापे मरवाए। आज वो इनकी सरकार में मंत्री है। ये कहते हैं कि भाई हम पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं हम आपके कौन। ठीक कह रहे हैं। मैं भी पूछना चाहता हूं नायब सैनी साहब से कि पिछले 10 सालों से बीजेडी ने और बीआरएस ने संसद के अंदर भाजपा के हर गैर कानूनी कानून को, जिसमें आपका इलेक्टोरल बोर्ड भी शामिल है, जिसमें दूसरे जितने भी कानून बनाए, उन कानूनों का साथ दिया और वहां आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो हम भी पूछना चाहते हैं कि फिर ये आपके कौन है? विद्रोही जी, इसी भाजपा ने टीडीपी को तोड़ा ही नहीं, टीडीपी के सांसदों को भी तोड़कर मिलाया और भ्रष्टाचार के आरोप में इसको बंद भी करवाया श्रीमान जी को, उनके अध्यक्ष जी को। और आज यही भाजपा उसी के साथ चुनावी गठबंधन कर रही है। तो ये है भाजपा का चाल चरित्र। जब तक आप विपक्ष में हैं, आप चोर हैं, विद्रोही जी, आप डाकी हैं, आपके मैं खत्म इसमें एक लाइन ऐड कर रहा हूँ बस मैं, आप ही की बात में एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। सर आपका फोन का कनेक्शन टूट गया, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुन नहीं ये तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा भाई। मेरा कनेक्शन टूट गया, फोन का कनेक्शन टूट गया, इसलिए आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा। पर मैं खत्म कर रहा हूं। मैं समझ गया आप मेरे क्या कहना चाहते, मैं खत्म कर रहा हूं। ये भाजपा ईडी सीबीआई आईटी से रेड मरवाती है, भ्रष्ट कहती है और फिर उन भ्रष्ट लोगों को भाजपा वॉशिंग मशीन में नहला धुलाकर देवपुत्र घोषित करती है। इससे अधिक अनैतिक, बेशरम, भ्रष्ट पार्टी ना तो हिंदुस्तान में कभी हुई है ना कभी होगी। विद्रोही जी ने जितने नाम गिनाए मैं उसमें ऐड कर रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मामला उन्हीं की सरकार में बना था और उन्हीं की सरकार में वो समाप्त भी हुआ था। हाँ, मैं वो बता देता हूं, वो मैं आपके सुन गया। मुलायम सिंह के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का मामला बना था वो कांग्रेस ने नहीं लगाया, एक वकील ने पीआईएल की थी और उस पीआईएल के आधार पर सीबीआई को जांच का आदेश दिया था और सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी। सीबीआई ने एक बार भी तीन जांच हुई है, तीनों जांचों में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ना कांग्रेस दिल्ली में शराब नीति पे कार्रवाई दिल्ली कांग्रेस की शिकायत पर हुई। को स्वीकार करता हूं। आप ये कह सकते हो जिस वकील ने आरोप लगाया था वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। चलिए ठीक है, चलिए रुकिए भाई, रुकिए। ओंकार सिंह जी की बारी है, रुक जाइए, रुकिए एक एक करके। पंकज भाई रुकिए ना, आऊंगा एक एक करके। ठीक है। ओंकार सिंह जी भाई मुझे एक बात बताइए कि ये जो बात मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि आरोप लगते इस्तीफा होना चाहिए वो जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इंडियन नेशनल लोक दल का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए वरुण जी, तो बीजेपी हमेशा तो तरफा कार्ड खेलती है। जब इनको पर अपने ऊपर आती है तो इनको सारे नियम कानून कायदे छिक्के पर टांग देते हैं। कानून का जो नियम है, कानून का गोल्डन नियम ये है कि जब तक किसी पे आरोप साबित नहीं होते वो दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक वो दोषी नहीं, आरोपी है, मतलब आम नागरिक की तरह रहेगा। अब देखिए, संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाए एक महिला खिलाड़ी, मुख्यमंत्री ने छाती ठोक के कहा मैं इस्तीफा नहीं लूंगा, बाकी तो बाकी छोड़ दो। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर कितने गंभीर आरोप महिला पहलवानों ने लगाए। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, वो छाती ठोक के कहते रहे कि मेरे को कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ। जब तो बात इनके अपने ऊपर आती है तो
तब ये दूसरी तरफ ले जाते हैं। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है? आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर तो पूरी तरह फैला हुआ नेताओं में, लेकिन इनसे ये तो पूछ लीजिए, क्या बीजेपी के जितने भी नेता हैं सारे के सारे दूध के दूल्हे हुए? कोई ऐसा नहीं है जिसने नंबर 2 के काम किए हो। अरे और दूसरी पार्टियों के जितने भी नेता हैं और भ्रष्टाचार का जिन्होंने गलत काम किए, जिनपे आरोप लगे, जिनपे ईडी के छापे पड़े, वो सारे के सारे बीजेपी में आते ही पाक साफ हो जाते। ये तो बहुत अजीब बात है। देखिए, मेरे भाई पंकज जी अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, इनके मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट की वजह से उजागर हुआ और इलेक्टोरल बॉन्ड में स्पष्ट हो गया कि ये गौ माता करने वाली पार्टी गौ माता का मांस बेचने वाली कंपनी से भी घूस ले सकती है। और अब वो एक वरुण जी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कानूनी रूप है घूस का, वास्तव में वो घूस ही है, इसीलिए संवैधानिक करार दिए गए। और ये तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी से भी घूस ले सकती है। और जितने लोगों को ईडी पे नोटिस आए, छापे पड़े, उसके हफ्ते 10 दिन 15 दिन मिलने बाद इन्होंने उससे 500 करोड़ रुपए रिश्वत ली, इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। इनके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। और वरुण जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब से बीजेपी देश और प्रदेश में सत्ता में आई है 2014 से, तब से राज्य में नैतिकता का स्तर इतना गिर गया है। इनकी लैंग्वेज भी देखिए, इनके नेताओं की लैंग्वेज ले लीजिए, इनके प्रवक्ताओं की लैंग्वेज ले लीजिए, इनके मंत्रियों संत्रियों की लैंग्वेज ले लीजिए, इनकी भाषा पर भी कंट्रोल नहीं है। ये सारी मर्यादाएं लांघ जाती है जो ये बातचीत करती है। आज भारतीय राजनीति का जिसमें सरकारें तोड़कर उनको रुक जाइए भाई, उनको अपने साथ मिला के उनको पाक साफ कर। ठीक है, रुक जाइए भाई। अब आपके ऊपर सवाल है नरेश भाई, क्योंकि जिस तरीके से पंकज बेनीवाल ने एक इतिहास गिनवाने की कोशिश की, आप जवाब देना चाह रहे थे। मौजूदा परिस्थिति आपको क्या लगती है राजनीति में, क्योंकि ऐसा इससे पहले इतिहास में हुआ नहीं है। अभी जो हो रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल में है, लेकिन वहां से सरकार चलेगी, तो ऐसे में किस तरह आप फेस करेंगे? वरुण भाई, पहली बात तो पंकज भाई को थोड़ी सी बीजेपी की हवा लग गई है, नए आए हैं, थोड़ा सा आपको पता ही है कि पहले भी हम साथ ही रहे, और थोड़ी सी हवा पर ऐसा हो गया कि उनको शब्दों के बोझ जो है ना थोड़े से इधर उधर हो गए। नरेश भाई, बीच में जैसे आप लोग भ्रष्टाचार के लिए आपको जब आपके नेता पर सबूत आ जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, जब आपको सारी बातों का जवाब दे सकता है, अरे सारी बातों का जवाब दे सकता है, क्रांतिकारी बताने वाले एक मिनट रुकिए। भ्रष्टाचार में आपकी पार्टी संयोजक से लेकर एक आदमी, एक मिनट रुक जाइए पंकज भाई। नरेश बोलिए। आपने जो वॉकी टॉकी सुनाया कि एक ही साइड की बात सुनाने के लिए तैयार हुई थी, फिर सुनने के लिए पंकज भाई को पता है कि हम केड़ा समझ रहे हैं। पंकज भाई की थोड़ा सा शांति से काम रखिए। हमें भी पता है कि जो पहले जुनून यहाँ था उससे ज्यादा डबल जुनून से वो बीजेपी की नीतियों के आप जो प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए एक सवाल सुन लीजिए। मैंने भी आपकी जो बात के बीच में मैं एक सवाल का जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया। बोलिए। आपकी बातों का सवाल का जवाब एक दूंगा। पहली बात तो, जब आरोप सिद्ध अभी तक भी आप जिन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन हमने देखा, ये तो अभी से चाह रहे कि आज ही केजरीवाल जी को अंदर इसलिए करना चाह रहे थे कि ये दिल्ली की सरकार को खत्म करना चाहते हैं, जो आज ऑफर कर रहे हैं हमारे मंत्रियों को कि आप आ जाओ, आज छोड़ के आ जाओ, ईडी के केस खत्म कर देंगे। और एक आप हेमंत बिस्वा के लिए जैसा एग्जाम्पल है ऑलरेडी बता दिया गया, मैं बता देता हूँ। आप कांग्रेस के तरुण गोविंद सरकार के अंदर मनीष सिसोदिया से अरविंद क्यों नहीं सीधा सवाल है, इसके लिए आप और अरविंद
की जनता से इस्तीफा ना लेने की वजह क्या है? आज हरियाणा की आप दिल्ली मंत्री आती है, सब जानना चाहती है, हरियाणा की जनता ये भी जानना चाहती है कि मंत्री है तो भ्रष्टाचार गया आज मंत्री हरियाणा के भ्रष्टाचार के आरोप में बंधन है। तो हरियाणा की जनता ये जानना चाह रही है कि ऐसी क्या मजबूरी है वो लोग आज कुर्सी पर टिके रहना चाहते हैं, 80 करोड़ के अपने महल बनाकर रहना चाहते हैं। तो कभी कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोई सुख सुविधा नहीं दूंगा, 80 करोड़ के घोटाले करके अपना महल बनाकर आप वहां से सरकार चलाना चाहते थे। गांधी जी का राहुल गांधी की सजा की राजनीति में आज आपको काम कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार की सदस्य आरोप करने के लिए आप बात कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप मिसरनिंग कमेंट्री, प्लीज रुक जाइए, मत करिए ऐसा। मैंने बोला सुन लीजिए वरुण भाई, एक तो वॉकी टॉकी सही से बंद करवा दीजिए, नहीं तो वॉकी टॉकी के बिना शायद अरे भाई अपनी बात कंप्लीट करिए जरा, विद्रोही जी के पास सुन लीजिए आप, सुनिए बहुत शॉर्ट में, बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, सारी बातों के सवाल के जवाब। राहुल गांधी की सदस्यता करने के लिए आपने देखा था क्या षड्यंत्र रहता। राहुल गांधी के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद देखा देश के कानून व्यवस्था भी कैसी है कि जवाब देने नहीं पड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाद इमीडिएटली इन्होंने राहुल गांधी का वो भी जहाँ पे रहते थे वहां पे भी खाली करवाने के लिए, उनकी कोठी बंगला में सब खाली करवाने के लिए नोटिस दे दिया। मौका मिलेगा ऐसा नहीं, संयोजन कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचार की नरेश और पंकज दोनों रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुझे एक बात बताइए कि ये मौजूदा परिस्थिति, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा था, इसकी कोई सहानुभूति दिखती है क्या आपको? क्या इसका कोई इंपैक्ट इलेक्शन में दिखता है? अगर जो चेहरे हैं वो प्रचार ना करें तो कितना असर रहता है? देखिए वरुण जी, निश्चित रूप से केजरीवाल की गिरफ्तारी का अब असर पड़ेगा। 3 घटनाएं लगातार हुई, जरा आप उनको सिलसिले वाइज, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। 31 तारीख को बहुत बड़ी रैली होती है, उसी दिन राहुल गांधी बड़े खुलेआम पहली बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले सावधान हो जाओ, एक एक से हिसाब लिया जाएगा। 1 तारीख को ही कांग्रेस का जो 3,567 करोड़ का नोटिस दिया था, वो खुद सरकार मजबूर होकर कहती है कि हम जुलाई तक काम नहीं करेंगे। और आज तो घटना चक्कर एक और हुआ, जो सॉलिसिटर जनरल संजय सिंह की जमानत का विरोध लंच से पहले कर रहा था और कहा कि मैं लंच के बाद जवाब दूंगा एक सिंघवी के दलीलों का और इसका विरोध करूंगा। तब जजों ने कहा कि ठीक है आप बिल्कुल कीजिए, पर हम भी आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप मेरिट के आधार पर दलील करेंगे तो हम भी आपको बता देते हैं जो कागज हमारे पास है उसमें कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। 10वें गवाह ने नो बयान में उसने आरोप नहीं लगाया, 10वें बयान पर उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय सिंह शामिल है। और यदि हमको लगेगा आपकी दलील सुनने के बाद कि आपकी बात गलत है, तो हम ऑर्डर में लिखेंगे कि संजय सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। फिर ये आपके पूरे केस को प्रभावित करेगा, आप विचार कर हमको बता देना। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी लंच से पहले दी, तो सॉलिसिटर जनरल ने लंच के बाद एकदम अपना यू टर्न लेकर कहा जी हम संजय सिंह की इसका विरोध नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के घटना चक्र ये बताता है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है। अब केजरीवाल के साथ भी यही बात है, केजरीवाल को भी 7 गवाहों 7वें स्टेटमेंट जो दिए हैं आरोपियों ने, 7 स्टेटमेंटों में केजरीवाल का नाम नहीं है, उनमें 8वें स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम है। देखते हैं कोर्ट इस पर क्या अपनी टिप्पणी करता है, उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। परंतु आज के घटना चक्कर के बाद और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
के बाद, मैं केवल संजय सिंह के संदर्भ में कह रहा हूं कि भाई उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं और ये हम ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो पूरे देश में बेल को उदाहरण ना माना जाए, ये भी कहा गया है। नहीं, ये मैं सहमत हूं आपकी। मैंने केवल संजय सिंह का नाम लिया, ये कहा है मैंने कहा है, औरों को मामले मैंने जोड़ा ही नहीं, मैं खुद कह रहा हूं केवल संजय सिंह। पर संदेश क्या गया है देश में, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। संदेश ये गया है कि भाई ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, हो सकता है भ्रष्टाचार के मामले होंगे, मैं उन पर बहस नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस पर भी जबरदस्ती लाद रही है, क्योंकि पीएमएलए में जमानत नहीं मिलती। एक ही है, भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत मिल जाती है, पर जिसके खिलाफ भी पीएमएलए हो गया उसको जमानत मिलना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो पूरे देश में ये संदेश तो चला गया कि भाई भाजपा पीएमएलए के केस लगाकर नेताओं को जबरदस्ती बंद कर रही है। चलिए ओंकार जी अगर हम लोग मैं खत्म कर देता हूं, अगर हम लोग ये संदेश जनता तक सही ढंग से पहुंचा पाए कि भाई ईडी दुरुपयोग कर रही है और जबरदस्ती नेताओं को रोक रही है, तो निश्चित रूप से सहानुभूति मिलेगी, और अगर हम नहीं पहुंचा पाएंगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है ओंकार सिंह जी, क्योंकि हरियाणा के लोग आपको देख ही रहे हैं, मैं आपसे भी यही जानना चाह रहा हूं कि ये जो विद्रोही जी कह रहे हैं कि आज जो घटनाक्रम घटा है उससे एक अलग संदेश गया है, आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है वरुण जी, आपको भी मालूम है कि आज बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उससे पूरे देश और प्रदेश की जनता को पता लग रहा है कि बीजेपी स्वयं एक भ्रष्टाचारी रोल अदा कर रही है और भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर शामिल कर रही है, और जो लोग इनकी बात नहीं मानते उनपे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करती हैं, कांग्रेस को खत्म करने की बातें करते हैं, लेकिन आज इनका खुद का कांग्रेसीकरण हो रहा है। इनका नाम न्यू कांग्रेस रख देना चाहिए, बीजेपी को अपना नाम बदल के। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी के पास हरियाणा में 10 कैंडिडेट अपने नहीं है, उसमें से 6 कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। वरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी जो विचारधारा है, आपकी जो विचारधारा है, क्या वो विचारधारा मात्र आधे घंटे में बदली जा सकती है? 35 मिनट पहले नवीन जिंदल को बीजेपी में शामिल किया गया और उसके साथ ही उनको टिकट दे देगी, ये तो इनकी विचारधारा है। इनका नाम अब न्यू कांग्रेस रख दिया जाएगा। वही बात कर रहे हैं, मैं वही उदाहरण हो जाएगी, कोई दो नहीं, ये मैं नहीं और आम जन भी कह रहे हैं, हर एक व्यक्ति आप जिन चिन्हों पर चल रही है उन सभी चिन्हों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी कर रही है। आज हर तरह से कहीं भी देख लीजिए, ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद, पर्ची बंद, पर्ची का प्रबंध और 12.5 वाले से 1 करोड़ कहां से पकड़ा जाता है? आप इन्हीं के ऑफिस में से पकड़ा जाता है। आज तहसील लगा लो, नगर परिषद लगा लो, पुलिस स्टेशन लगा लो और बिजली विभाग लगा लो, ये प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, और ये कहते हैं रिश्वत खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार आज 2014 से अब तक फैला है, इतना भ्रष्टाचार कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा। आज तो जायज काम कराने के भी पैसे देने पड़ते हैं, नजायज काम कराने के पैसे तो कभी दिए जाते थे, आज जायज काम कराने के पैसे दिए जाते हैं। ये तो जनता इंतजार कर रही है, ये कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार, लेकिन जनता बताएगी 400 पार, 400 पार, 400 हरियाणा में 6 ये ऐसे लोग इन्होंने राजनीति में नैतिकता को खत्म किया। आज पूरे देश में अगर रिश्वत का बोलबाला है, एमपी-एमएलए खरीदे जा रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी की जरूरत खरीदे जा रहे हैं। इस पार्टी को जनता को विश्वास था, तभी उन्होंने 2014 में पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन 2019 में पुलवामा हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं पता। 300 किलो आरडीएक्स कौन से आया? अगर भी होती है तो पुलिस सुन के पकड़ लेती है। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि 300 किलो आरडीएक्स कौन से आया। और अब मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, अरे भाई कैसे की गारंटी? 280 करोड़ लोगों को 5 किलो होना, 5 किलो, इसके अलावा रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते, किसानों को गारंटी नहीं दे सकते, उद्योग की गारंटी नहीं दे सकते,
लेकिन ये गारंटी दे रहे हैं। रुक जाइए भाई, रनिंग कमेंट्री नहीं, प्लीज रुक जाइए। है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी, ना देश की जनता होने देगी। चलिए, मेरे पास समय थोड़ा कम है भारतीय जनता जी, पार्टी जी। को जनता ही दिखाएगी अब। लेकिन ये बेईमान यह है कि जनता हरियाणा पार्टी के बन चुकी मुख्यमंत्री जमकर बरसे हैं, दक्षिण से लेकर के और इधर तक, चाहे वो स्टालिन की बात हो, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, हर विषय पर उन्होंने बात रखी। नरेश भाई जल्दी से बात रखिए। वरुण भाई, पहली बात तो नई नई जिम्मेवारियां मिली है मुख्यमंत्री साहब को, अपने स्टेट के वो रखे, चिंता करे, जो कर्ज बढ़ा रखा है उस कर्ज को थोड़ा कम करे। और एक चीज जो यशस्वीकरण हो रहा है कि राजनीति के अंदर जो समाज को बांटा जा रहा है, आपने देखा रंजीत चौटाला जी ब्राह्मणों के लिए कुछ कह देते हैं, केंद्रीय मंत्री वैश्य समाज के लिए कुछ कह देते हैं, और केंद्रीय मंत्री के परिवार के लोग आपने देखा 2 दिन पहले पुलिस को मारपीट करते हैं, पुलिस के कर्मचारियों को होटल के अंदर मारा जाता है। तो ये भाजपा की नीतियां हैं, ये कैसे कैसे बंटवारा करती है, ये दिखाना चाहते हैं कि कृषि हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये जो आपने देखा कि समाज को अलग अलग वर्ग में बांट देंगे कि ये इस बराबरी के लिए कुछ कमेंट कर दी, कुछ नरेश भाई, देखते जाइए कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आप सीधा ये सब बोल रहे हैं तो जवाब दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आप मानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं बोलने के लिए सबसे के बीच में बोलने के लिए आपने देखा कि आप जय प्रकाश भाई के बीच में बोल रहे थे। मेरा तक सवाल है बीच में बोलने के सियासत में बहुत कुछ होना बाकी है, कुछ बहुत कुछ होगा तो फिर चर्चा करेंगे। रोज मुलाकात आपसे होती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।